के भेज देता तो किसी लायक नहीं रहते। यस और नो? तो सबसे पहले मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर को, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने माता पिता का कि इनके माध्यम से मुझे ये जीवन मिला, वो संस्कार मिले, वो जिद और जुनून मिला, जिससे मैंने सीखा कि जिंदगी में कुछ तो करके दिखाना है। एक दिन ऐसा लाना है जब दुनिया मेरे माँ बाप को जानेगी। मैं और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स और डायमंड लीडर्स का, जिनसे मुझे जहां जितना भी सफर अभी तक मेरा रहा है, जिनसे सीखने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे ये कपड़े तक पहनना सिखाया कि भैया टाई कैसे लगाते हैं, बोला कैसे जाता है, और लोगों को सिखाया कैसे जाता है। आज तक की जो भी चीजें जो आम जिंदगी में लोग नहीं सीख पाते, अगर वो किसी ने सिखाई है तो मेरे ग्रेट मेंटर्स ने सिखाई है, और यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं जरूर चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार थैंक यू। और मैं स्पेशल थैंक करना चाहूंगा अपने ग्रेट गुरु। मैं कहूं कि भगवान को या तो मैंने मेरे माँ बाप में देखा है, हकीकत में तो देखा नहीं, अगर किसी और शख्स या शख्सियत में अगर मैंने देखा है तो माननीय श्रीमान हरि नारायण चौधरी में देखा है। मैं चाहूंगा कि अब तक की सबसे जोरदार तालियां महागुरु जी के लिए हो सके। थैंक यू सर को सत सत नमन करता हूं। और सबसे बड़ा मैं अगर बताऊं इस जर्नी के बारे में, और बहुत बड़ा थैंक्स, तो सबसे बड़ा तो मैं कहूं कि अगर कहते हैं कि वजूद अगर बनता है तो ग्रेट मेंटर्स की वजह से बनता है, और अगर पहचान बनती है तो ऐसी दमदार टाइगर की वजह से बनती है। ये पहचान मेरी नहीं, आप लोगों की है दोस्त, आप लोगों की है। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं भी कोई डायरेक्ट डायमंड नहीं बना हूं, या इस लेवल पर डायरेक्ट नहीं आया हूं। वहां से चलकर यहां तक का सफर इतना आसान भी नहीं होता है। यस और नो? ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, क्योंकि कहते हैं कि शेर के सामने शेर ही टिकता है। सही है कि नहीं? और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि ऐसे सिर हिलाते हैं ना, तो मैं जरूर चाहूंगा कि 5 किलो का वजन हिलाने से अच्छा है 200 ग्राम की जवान हिला ले। यस और नो? दमदार हो कि नहीं? बब्बर शेर हो कि नहीं? मेरा साथ दे सकते हो? तो मेरे दोस्त, आज वो रियल स्टोरी आपको वो जर्नी में सुनाने जा रहा हूं कि इस बिजनेस से पहले मैं क्या था, मेरा जीवन क्या था, और इस बिजनेस के बाद क्या है, और क्या मेरा सफर रहा जो आप सभी लोगों के साथ चल रहा होगा। यस और नो? आप में से कोई ज्वाइन है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप इस हॉल में बैठे हैं मेरे दोस्त, तो आज हिंदुस्तान के भीतर 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। यस और नो? और उसमें से आप कुछ हजार लोग ऐसे भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर परमात्मा का सीधा आशीर्वाद मिला है, जो आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इस हॉल में बैठे हैं दोस्त। इस बिजनेस से पहले कोई ज्यादा बड़ा मेरा बैकग्राउंड नहीं है। पापा मम्मी आपके सामने, पूरा परिवार मेरा आपके सामने है। जब स्टार्टिंग गांव से हुई है, पापा छोटे से किसान है, कोई ज्यादा बड़ी खेती भी नहीं है। बहुत मेहनत करते हुए देखा है मैंने मेरे पापा को, मेरी मम्मी को। ज्यादा जमीन नहीं थी, अगर सिर्फ जमीन के भरोसे रहते तो शायद सही से पाल पोषण हो नहीं पाता। 4 भाई हैं हम, 2 मेरे से बड़े हैं, 1 मेरे से छोटा है। और बढ़िया पापा ने पढ़ाई लिखाई सबको बराबर अवसर दिया। जिसने पढ़ना चाहा उसको पढ़ाया, जिसने पढ़ना नहीं चाहा उसको तेरी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया पढ़ा रहे थे, खूब मेहनत में करते देखता था, खूब ढेर सारी भैंस वगैरह रखते थे। भैंस तो जानते हैं ना सभी लोग? हाँ, वो सारा खूब बढ़िया से मैंने भी सब पापा के साथ, हम सभी भाई खूब काम करते थे, खेती बाड़ी जमीन से जुड़ा हुआ। जब स्कूल की छुट्टियां हो जाया करती थी उस समय पे बढ़िया से जैसे भी टाइम मिलता था, जो भी छुट्टियों का टाइम होता था, तो बहुत सारे लोग जैसे गुरुजी बताते हैं कि नाना नानी के यहाँ जाते हैं घूमने के लिए। यस और नो? हम ट्रैक्टर पर मिट्टी डालने जाते थे भाई साहब, हम ट्रैक्टर पे मिट्टी डालने जाते थे। वो मजदूरी भी करी है मेरे दोस्त, और पढ़ाई लिखाई भी बड़ी मेहनत से करी है, क्योंकि जानते थे कि 1-1 रुपया पापा किस तरीके से कमाते हैं। और ये चीज वही जान सकता है जिसने अपनी आंखों से देखा। यस और नो? और वहां से बढ़िया पढ़ाई चल रही थी। स्पोर्ट्स से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, और ग्रेजुएशन करते करते
स्पोर्ट्स में ही मेरे को निकलना था। मेरे को एक्चुअली प्लेयर नहीं कोच बनना था। उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा था। काफ़ी सारे गेम मैंने खेले, बहुत सारे गेमों में क्वालिफाई भी किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल तक भी गया, लेकिन उसमें ज़्यादा भविष्य नहीं था क्योंकि मैं कोच बनना सीख रहा था और मेरा एक सेशन शून्य हो गया था। और उसी दौरान छोटा भाई जो अभी यहाँ था, इसका 2011 के दौरान एक्सीडेंट हो गया। आप ही के शहर में जिसको वीरों की भूमि बोलते हैं, कौन सी है? चित्तौड़गढ़। यस और नो? वहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ 2011 के दौरान। और आप जानते हैं कि किसान इंसान पर कितना पैसा होता है? यस और नो? सामने दिखाने से कुछ नहीं होता, पॉकेट चेक करने से पता चलता है। यस और नो? तो उस समय जितनी भी पूंजी जमा थी वो काफी सारी खर्च हो गई। उसके बाद पढ़ाई का भी खर्चा था, सारा कुछ चल रहा था बढ़िया। तो मैंने आरपीएफ का फॉर्म भरा और 2012 के दौरान बिना किसी डोनेशन के अपने दम पे मैं आरपीएफ में भर्ती हो गया, रेलवे पुलिस फोर्स में। और रेलवे पुलिस फोर्स की पहली ट्रेनिंग के लिए मैं बंगाल चला गया और मैं वहां से मुझे पोस्टिंग मिली रेलवे की स्पेशल फोर्स में। और वहां से बंगाल से मैं पूरे इंडिया के कई ऐसी जगहों पर जहां संवेदनशील चीजें रहती हैं वहां पर मेरी पोस्टिंग रही। कश्मीर से लेकर वेस्ट बंगाल, आसाम, बंगाल और ये मेघालय, वो पूरा ये नॉर्थ ईस्ट, इधर पूरा ये मुंबई, झारखंड, सब जगह गया। तो एक चीज उस समय समझ में आई, क्योंकि वहां पर जब निकलते थे तो कई इतनी संवेदनशील जगह थी कि ये नहीं पता होता था कि सुबह को जा रहे हैं तो शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे, और शाम को जा रहे हैं तो ये नहीं पता होता था कि सुबह आएंगे कि नहीं आएंगे। तो पहली चीज ये थी कि नौकरी करी थी पैसे के लिए, क्योंकि जब कीमत पता चली थी पैसे की कि पैसे की बड़ी कीमत है, और जब नौकरी लगी तो लगा कि अब शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन वहां पर जाने के बाद पता चली कीमत जिंदगी की। वहां पता चला कि जिंदगी की क्या कीमत है। तो सोचा कि यार जरूरत तो दोनों की है। उसके बाद 2015 में एक अजीबोगरीब साल मेरी जिंदगी में आया, एक अजीबोगरीब घटना घटी, और एक क्या कई सारी घटनाएं घटी जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। सुनना चाहते हैं? मेरी आवाज आ रही है जी? 2015 में जब मैं स्पेशल फोर्सेस में था, 10 फरवरी 2015 को मेरी शादी थी। और स्पेशल फोर्सेस में बहुत सारा टीए डीए मिला के, बहुत सारे अलाउंस वगैरह मिला के अच्छा पैसा मिलता था। तो 2015 में 10 फरवरी को शादी थी और 25 जनवरी को जो मेरे से बड़ा भाई है, जो आज यहाँ पर आया नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरी शादी का ही कार्ड देने जा रहे थे। बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ एक भतीजा और था, और दोनों कोमा में चले गए। जाने के बाद वो भतीजा एक्सपायर कर गया और भाई कोमा में काफी दिन रहा, लगभग 14 दिन रहा। उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर किया। तो उस समय जो पैसा था वो पूरा लग चुका था शादी में। उसके बाद एक्सीडेंट, और आप जानते हैं कि अगर मेडिकली कंडीशन अगर आ जाए किसी के घर में तो उस खर्चे को पहुंचा नहीं सकते। यस और नो? घर खेत तक बिक जाते हैं मेरे दोस्त। तो वहां पर समझ में आया, तो ढेर सारा वहां पर कर्जा हुआ। और उसके बाद 6 महीने के दौरान भी पापा यही बैठे, पापा ने बोल दिया कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, जो करना है कर, छोटे की शादी करनी है कर, नहीं करनी मत कर। 6 महीने के भीतर भीतर छोटे भाई की शादी भी अपने दम पे की, अपने दम पे की। और वहां से उसके बाद मजे की बात यह थी कि इधर कर्जा भी हो रहा था, शादी भी हो गई, और मजे की बात है कि आरपीएसएफ से मैं आरपीएफ में आ गया तो ट्रांसफर भी हो गया। और जहां पर मुझे इतने अलाउंस वगैरह मिलते थे, टीए वगैरह मिलता था, वो सब हो गए बंद। पहले सारा खाना पीना सरकार का था, अब मेरा खुद का था, रहना भी खुद का था, सारा कुछ अपना हो गया। तो 2015 में हो गई शादी और तनख्वाह हो गई आधी। हाँ जी, डबल खर्चा और कमाई आधी। तो मामला बिगड़ने लगा धीरे धीरे। बहुत सारी बातें हैं, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता। और मैं मजे की बात बताऊंगा आपको कि मेरी पोस्टिंग हुई अजमेर में सीधे कश्मीर से 2015 के दौरान। और मैं जो हमारे एक साथी थे जिनके साथ रूम लिया हमने 2500 रुपए पे, और शेयरिंग पे रहते थे और एक टाइम खाना खाते थे, क्योंकि तनख्वाह चली जाती थी सारी की सारी लोन वगैरह और किस्तों में और उसे चुकाने में। मुश्किल से मुश्किल 2-4-6 हज़ार रुपए
एक्सपोर्टिंग करके निकालता था, जिससे महीने का खर्च चलता था। आप मुझे बताइए कि एक 26 साल का लड़का एक साइकिल से अगर वर्दी पहन के ड्यूटी जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मैं जाता था, पुराने लोग जानते हैं मुझे, और साइकिल भी ली थी स्पोर्ट्स वाली 4,200 रुपए की, जिससे कि अगर जाऊंगा ना तो लोगों को मैं ये कहता था, अरे यार अभी उम्र ही क्या है जो बाइक पे जाऊंगा, शरीर खराब हो जाएगा, इससे फिजिकल हो जाता है थोड़ा सा। तो मेरे दोस्त ये स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं मैं सोच ही रहा था कि कोई साइड से अगर कोई ऐसा बिजनेस मुझे मिल जाए या ऐसा कोई काम मुझे मिल जाए या कोई ड्यूटी मिल जाए जो 4-6 घंटे अगर पार्ट टाइम करके अगर 10-20 हजार रुपए मैं निकाल लूं, 10-20 हजार रुपए मैं अगर निकाल लूं तो मेरे घर का खर्चा बढ़िया से चल जाएगा। क्योंकि घर वाले भी कितने दिन बर्दाश्त करेंगे, और इधर शादी भी नई हुई थी तो मैडम की भी तो रिक्वायरमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? यस और नो? तो इतने धीरे क्यों बोल रहे हो? शादी नहीं हुई आप लोगों की? हुई है ना? तो रिक्वायरमेंट के मारे तो ऐसे बोलते बाकी ऐसे नहीं बोलते, कुछ और दिलाना है। मेरा भी यही था मेरे दोस्त, धीरे धीरे करके 1 साल निकल रहा था और 2016 आई तो एक ससुराल से सहायता प्राप्त एक बाइक मिली थी मुझे, बुलेट। उसको मैं अजमेर ले गया, फिर उससे ड्यूटी जाने लगे। 2016 के दौरान एक मैं कहूं कि देवदूत मान लो या मेरे लिए तो परमपिता परमेश्वर मान लो, वो मेरी जिंदगी में आए इस सेफ शॉप का प्लान लेकर, और उनकी शक्ल में अगर कोई आया था तो मैं बताऊं जो मुझे प्लान दिया था पहली बार में वो थे माननीय श्रीमान हरि नारायण चौधरी। जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां। जब इन्होंने प्लान दिखाया तो बहुत सारे सवाल रहते अपने मन में, यस और नो? मुझे लगा कि यार मेरे माँ बाप ने 23 साल अपने सपने कुर्बान किए, अपनी इच्छाएं मारी, मैंने रात दिन पढ़ाई करी, फिजिकल किया, सारे काम करे, उसके बावजूद भी हम सब मिलके मुझे 30,000 का आदमी बना पाए। और एक अनजान शख्स जो मुझसे कहता है कि तुझे कुछ नहीं करना, ना कोई पैसा लगाना है, ना कोई डिग्री डॉक्यूमेंट देने हैं, तुझे सिर्फ 4 साल, जिंदगी के 4 साल अपनी नौकरी को करते करते बस पार्ट टाइम मेरे साथ तू टिका रहे, मैं गारंटी देता हूं तू लाख रुपए महीने कमाएगा। आपको भी बताया होगा ऐसे, तो भरोसा होता है क्या? अरे अब तो होता होगा, जो अभी ज्वाइन नहीं है उनको पूछो। तो मुझे नहीं था बिल्कुल इन चीजों पे भरोसा, लेकिन एक चीज थी, जब इन्होंने बताया कि 4 साल में तुम कमा सकते हो वहां से पूरे 50 लाख रुपए, और उस समय हमारा प्लान जो था वो था 40,96,000 का। 40,96,000 का प्लान था। 8,000 पे डायमंड डिक्लेयर कर देते थे, और जब तक डायमंड से होती थी आपकी टीम 10,000 की हो जाया करती थी। तो मुझे लगा कि 40,000 छोड़ो, मेरा जितना कर्जा है ना, जो भी 15-17 लाख रुपए, अगर ये भी चुक गया ना यहां से तो भी मजे ही मजे मेरे को। लगता है कि नहीं लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगा था। और फिर दिमाग में दूसरी चीज आई कि अगर मान लो इतना पैसा नहीं भी आया, अगर 20-30 हजार रुपए भी महीने के अगर मेरे आ गए तो डबल नौकरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? डबल नौकरी होने का मतलब है कि मेरी जो सैलरी है उससे मेरा जो ये लोन वगैरह ये सब चुकते रहेंगे, और मेरा जो खर्चा है वो यहां से चलता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर कर्जा है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी है या तो मेरे पापा की थी या मेरी, इसके अलावा किसी की नहीं। वहां से लेकिन फिर भी मन में एक सवाल आया कि मैं ज्वाइन तो हो जाऊं, लेकिन ये बता रहे बात तो बढ़िया है, लेकिन मैं डायमंड नहीं बना तो? आता है कि नहीं आता दिमाग में? ये 50 लाख नहीं आए तो, लाखों रुपए महीने नहीं आए तो, जैसा बोल रहे वैसा नहीं हुआ तो, ये बहुत सारी चीजें आती है कि नहीं आती है? मेरे भी दिमाग में आई, क्योंकि घर घर चूल्हे, कहावत है ना, सोच सबकी एक जैसी है। उस समय मेरे भी दिमाग में आया तो सर ने बड़े बढ़िया हिसाब से समझाया कि मुकेश जी एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप पैसा दे रहे हो, सामान ले रहे हो, आप काम करोगे पैसा आएगा, नहीं करोगे? सिंपल सी चीज है। उन्होंने मुझे
कहानी के माध्यम से कि एक पेड़ था नदी किनारे जंगल में, वहां पे एक राजकुमार जा रहा था, तो उसको थोड़ी सी धूप लगी, वो वहां बैठ गया। उसके बाद अचानक उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर बंदरिया घूम रहे थे, तो वहां पे अचानक भविष्यवाणी हुई कि जो भी बंदर बंदरिया इसमें कूदेगा वो सुंदर सा राजकुमार या राजकुमारी बनेगा। समय था 5 सेकंड, कोई नहीं कूदा, एक बंदरिया ने उसमें छलांग लगा दी, और जिस बंदरिया ने छलांग लगाई वो बंदरिया सुंदर सी राजकुमारी बन के निकली। तो उस राजकुमार ने उस बंदरिया से पूछा, जो राजकुमारी बन चुकी थी, कि राजकुमारी जी एक बात बताओ, इतने सारे बंदर थे कोई नहीं कूदा, आपको ही ऐसा क्या लगा जो आपने इसमें छलांग लगा दी? तो उस बंदरिया ने बड़ा, जो राजकुमारी बन गई थी, उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि भविष्यवाणी इस बात की हुई थी, जो कूदेगा वो सुंदर सा राजकुमार या राजकुमारी बनेगा। इस बात की नहीं हुई थी कि वो चूहा बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा। एक ही चीज दिमाग में आई कि कूद जाती हूं, अगर राजकुमारी बनी तो बल्ले बल्ले, नहीं बंदरिया तो हुई दोबारा पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। यस और नो? तो यही दिमाग में आया कि अगर हो जाता है तो ठीक है, डायमंड बन गए तो ठीक है, और नहीं बने तो सिपाही तो है। यस और नो? उससे नीचे थोड़ी जा रहे थे, और जीवन एक बार ही मिला था मेरे दोस्त, और जब एक बार जीवन हो तो रिस्क 1000 बार भी मिले तो लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी रिस्क आपका मौका बन जाए। वहां से सफर शुरू हुआ, और मजे की बात यह थी कि उस समय होली का मेरा बोनस आया था। हमारा बोनस आता है 5-6 हजार रुपए, वो आया था। तो मैडम की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी कि 1 साल हो गए, छोटा सा मंगलसूत्र बनवा दो तो बढ़िया, 10-12 हजार का। यस और नो? मैडम बोलती है कि नहीं बोलती है? हमारे भी बोला था, मैडम ही बोल रही है, बाकी नहीं बोल रही। तो वहां से तो मैं उसके लिए सोच रहा था कि चलो 1 साल हो गई, मंगलसूत्र दे देंगे, कुछ ये हो गए, कुछ और एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये प्लान मिल गया था। यकीन मानो मेरे दोस्त, ऊपर वाला जब तुम्हें तकलीफ देता है तो वो तकलीफ नहीं होती, वो हमेशा तुम्हें उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जिस रास्ते के लिए तुम बने हो, जिस रास्ते के लिए तुम बने हो। लेकिन हम उन चीजों को क्यों, क्योंकि जो हमने अपनी जिंदगी में डिसाइड किया है